होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स EPZ। ठीक है, जैसा कि नाम में है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, तो इसका मेन फोकस रहेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। इसके अलावा जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग पे काम चलता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे यूनिट्स होते हैं या फिर ऐसे एरियाज होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट्स में या फिर एक प्रोविंस में, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट वाइज व्हाट डज द EPZ मीन्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स हाउसिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कंसल्टेंसी यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हम EPZ के तौर पे कह सकते हैं कि दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ बेसिस ऑफ EPZ, या फिर यही यूनिट्स आपके बाद में EPZ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो सकते हैं या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स और कंसल्टेंसी यूनिट्स विच आर प्रोवाइडिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, वाइडनिंग नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। मेन पर्पस क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को एक्रू करना, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए। सिचुएटेड नियर द सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, दे आर सिचुएटेड नियर द पोर्ट्स वेदर इट इज सी और एयर वन। प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड कंपोनेंट, जाहिर सी बात है जब प्रोसेसिंग होगी तो हर एक प्रोसेस पे या फिर हर एक स्टेज पे इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाएगी। मतलब पहले रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसकी वैल्यू में जब हम उसको प्रोसेस कर लेंगे तो स्टेज 1 में उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो चुकी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज में स्टेज 2 पे कुछ और उसमें वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का, वैसे वैसे उसमें वैल्यू भी ऐड ऑन होती जाएगी और वही वैल्यू आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में दिखेगी आपको। फॉरेन इक्विटी अलाउड अप टू 100%। ठीक है, फॉरेन इक्विटी मतलब कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर है, वो चाहे तो पूरा 100% शेयर, इक्विटी शेयर जो होगा वो किसी भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का खरीद सकता है। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो होगा फॉरेन की तरफ से वो 100% की लिमिट तक किया जा सकता है इन EPZs। नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जिसको आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिस गुड्स को आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाएगा उस रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द imported raw material that will be used for export production. Now next is objectives. What are the main objectives of EPZ? पहला है encourage and generate economic development। ठीक है, the first one is to encourage and generate economic development। जाहिर सी बात है कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर आपका कोई EPZ के बेसिस पे आपने कोई जोन इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना और बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना। तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट लेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो पैसा आएगा, पैसा फंड्स के साथ साथ आपका मशीनरी, कैपिटल, सब कुछ, सबका इन्फ्लो वहाँ पे होगा। इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू चैनल द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इन द सिस्टम इन अ फेज्ड मैनर, FDI। अब EPZ के केस में क्या होता है? EPZ के केस में FDI होता है। FDI और FPI पहले बताया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, FDI में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और हमेशा कैपिटल का इन्फ्लो होता है किसी भी कंट्री में। मतलब कैपिटल और हैवी गुड्स यानी मशीनरी, प्लांट, सबका इन्फ्लो होगा इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, इनटू द होस्ट कंट्री। लेकिन FPI में क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो होस्ट कंट्री होती है उसकी शेयर्स एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि उसके कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI। इन केस ऑफ FDI आप बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, लेकिन इन केस ऑफ FPI यू आर इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। Foster the establishment of development of industrial enterprises within the said zones। ठीक है, जो भी जोन इस्टेब्लिश किए हैं यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो भी आपके हैं, वहाँ पे
जो भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज सेटअप करने वाले हैं उसकी ग्रोथ के लिए वहाँ पे काम करेंगे हम। नेक्स्ट इज एनकरेज एंड जनरेट वाइडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जोन्स, ठीक, बिटवीन जोन्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ईपीजेड आपका गुजरात में है, दूसरा ईपीजेड आपका से मध्य प्रदेश में है, तो दोनों के बीच में इंटर रिलेशन होना चाहिए, और जो भी वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम चल रहा है या फिर जो भी उनका ऑपरेशन चल रहा है वो साथ ही साथ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट यहाँ पे करना चाहिए फॉर बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन इज़ टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक, कुछ ऐसे एरियाज जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं या फिर जो एक्सप्लोर नहीं किए हैं अभी तक हमने, जो अभी तक वहाँ तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं पहुँच पाई है, उन एरिया को आइडेंटिफाई करना और उन पे काम करना, दैट इज़ ऑल्सो द मेन टास्क ऑफ ईपीजेड। एनकरेज इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस एंटरप्राइज एंड फैसिलिटेट विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, जो भी इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन एंटरप्राइजेज हैं या फिर इंडियन फैक्ट्रीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि आने वाले समय में वो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर सकें। और जो भी टोटल एक जो बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है TQM, उसके बेसिस पे इंडस्ट्री के साथ साथ कंट्री भी ग्रो करे और कंट्री के जो बाकी प्रोविजंस है, जो बाकी स्टेट्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके बेटर तरीके से। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यस, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जब इस्टेब्लिश करेंगे किसी भी एरिया में, सो वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस थे उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जिनके पास पहले काम नहीं था वो उनको हम काम दे रहे हैं। इस वजह से द EPZ ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अपग्रेड लेबर एंड मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, जो भी लेबर एंड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जैसे एक्सपर्टाइज हो जाती है बार बार एक ही काम करने में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, सो दे आर वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड या फिर वेरी वेल एक्सपर्ट इन देयर टास्क, वहाँ पे एक ही बार में जैसे मान लीजिए कुछ समय तक के लिए अगर काम करते गए हैं तो उनका हाथ वहाँ पे सेट हो जाता है, बैठ जाता है उनका हाथ। एंड इसके अलावा जो आपके अपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक, जो मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं, उनमें भी डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस आ जाती है अंदर से, एंड दे आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। एक्वायर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक, जो भी यहाँ पे EPZ में इन्वेस्टमेंट होता है बाहर से, ठीक, बाहर से इन्वेस्टमेंट होने का मतलब ये है कि जो बाहर से मशीनरी आ रही है दैट विल बी वेल डेवलप्ड, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की होगी, ठीक है। इस वजह से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस और भी ईजी और बढ़िया हो जाता है वहाँ पे। एंश्योर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सब कुछ सही है यहाँ पे, बाहर से फंड आ रहा है, बाहर से कैपिटल आ रहा है, बाहर से आपके मशीनरी भी फ्लो हो रही है, टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके बन के तैयार होंगे, जिनको आप बाहर सेल आउट करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करके बेटर फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके कुछ EPZ हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। दीज आर द कांडला फ्री जोन्स गुजरात में है, सांता क्रूज आपका महाराष्ट्र में है, कोचिन इज़ इन केरला एंड फाल्टा इज़ इन वेस्ट बंगाल, एंड इसके अलावा मद्रास आपका तमिलनाडु में है, नोएडा इज़ इन उत्तर प्रदेश, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एंड विशाखापट्टनम प्रोसेसिंग जोन इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे जितने भी आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं आपको पता होने चाहिए। यू कैन लुक इनटू द मैप एज वेल, मैप में भी आप देख सकते हैं, हर जगह मार्क किया गया है इनको, ठीक है। सो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई देम विद द एरियाज। ये सारे आपके मार्क किए गए हैं मैप के अंदर में। नाउ द मेन थिंग, व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्ट कैसे करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रहे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को हम एक तरीके से उनको नेम देते हैं, ये यूनिट्स पहले से भी काम करते आ रहे होते हैं, मतलब ऑपरेशंस में यूनिट्स पहले से ही हैं, लेकिन अब उनको नाम दिया गया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है, या फिर यूँ कहें कि जो उनके पास क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया उन लोगों ने मीट कर लिया है कि अब उनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दर्जा हम दे सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज शो हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पिछले कुछ सालों से अगर उनकी हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड है पर यूनिट एक्सपोर्ट के हिसाब से, ठीक, तो उनको हम
EPZ का दर्जा दे सकते हैं, वी कैन ब्रांड देम एज द EPZ। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, ब्रिंग इन न्यू और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ किसी भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट में और कोई ऐसी अपडेटेड टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ गई है जो कि पहले नहीं थी उस एरिया में या फिर उस कंट्री में, सो यू कैन गिव देम द पोजिशन ऑफ EPZ। Next, involve manufacturing processes which attempt to exclude the assembly of semi-knocked down goods, bulk breaking activities and repacking and labeling। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो यूनिट्स जो कि आपके जस्ट अ सेकेंड, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे काम कर रहे हैं जो कि आपके सेमी नॉकडाउन यूनिट्स, मतलब कि वो यूनिट जो कि पहले से यू कैन से अब वो यूज़ में नहीं है या फिर उनकी जो पोजीशन है, जो मार्केट पोजीशन वो गिर चुकी है। इसके अलावा बल्क ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीपैकिंग एंड लेबलिंग, मतलब जो यहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं जिनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको हटाने के बाद जो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज EPZ। मतलब जो सिक यूनिट्स से पहले जो एक तरीके से कहते हैं, एक टर्म होती है इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब ये होता है कि ऐसे यूनिट्स जो कि अब ऑपरेशन में नहीं है या फिर अब वो अच्छे तरीके से अपने वर्क को, अपने टास्क को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो उन यूनिट्स को हटाने के बाद अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रन आउट कर रहा है, यू कैन कन्फर देम विद द EPZ यूनिट। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट विद और विदाउट फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर वो इंडस्ट्रियल यूनिट इतना सक्षम है, इतना कैपेबल है कि वो खुद के लिए टेक्निकल और मार्केटिंग अरेंजमेंट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी फॉरेन हेल्प के, तो उसको हम EPZ की पोजीशन दे सकते हैं। हैव अ लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि बल्क क्वांटिटी में सारे काम करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड जनरल स्टैंडिंग ऑफ द प्रमोटर। ठीक है, एक प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब एक इतना अमाउंट हो कि आपको एक तरीके से यू आर कन्फर्म दैट कि आपको लॉस नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, आप लॉस वो झेल ले जाएंगे। सब्सटैंशियल मीन्स होता है कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास कैपिटल होना चाहिए। एंड जनरल स्टैंडिंग ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर जो आपका कंपनी का है, जो हर बिजनेस में एक तरीके से ले सकते हैं इसको, ही इज़ अ पर्सन। प्रमोटर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सारे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करता है और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ से रिटर्न बेटर मिलेगा, यह सारा काम होता है प्रमोटर का। ठीक है, सो प्रमोटर की पोजीशन अगर अच्छी है और आपके पास बेटर कैपिटल अरेंजमेंट है तो आप EPZ बना सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज entrepreneur quality, pollution possibilities, suitability of units located in the zones, assured market possibility of linkages into DTA are also considered। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं while giving the name of the EPZ to a industrial unit। ठीक है, now what are the incentive packages। ठीक, EPZ अब बन के तैयार हो गया है। अब EPZ को बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाते हैं। ठीक है, EPZ को बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं। फर्स्ट इज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम प्रिफर्ड सोर्सेज। ठीक है, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उस पर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगी इस केस में। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड टूल्स। ठीक है, जो भी स्पेयर पार्ट्स हो गए, टूल्स एंड कंपोनेंट्स पार्ट हो गए आपके वहाँ पे, जो कि आप मशीनरी के इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी भी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी किस पे? रॉ मटेरियल्स पे, स्पेयर पार्ट्स पे और जो भी आपके एक्स्ट्रा टूल्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पजेज। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम द इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग द रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर लोकली प्रोक्योर्ड सप्लाईज फ्रॉम DTA। ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है यहाँ पे EPZs को, किस लिए मिलता है? फ्रॉम द लोकली सप्लाइड फ्रॉम DTA। DTA इज
डोमेस्टिक ट्रेड एरिया, DTA स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक ट्रेड एरिया। ठीक है, सो डोमेस्टिक जो वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई EPZ अगर गुजरात में सेटअप है, ठीक, और वो EPZ बाहर से ऑपरेट की जा रही है, मतलब सिंगापुर से कोई EPZ वहाँ पे सेटअप की गई है। सो गुजरात में जो भी एरिया होगा, मान लीजिए गुजरात में अहमदाबाद में सेटअप है, तो अहमदाबाद में जितने भी डोमेस्टिक ट्रेड एरिया वहाँ पे होंगे, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड एरिया जो है उसको हेल्प आउट करेंगे बाय द मीन्स ऑफ, यू कैन से रॉ मटेरियल्स हो सकता है, बेटर सप्लाईज हो सकते हैं वहाँ पे, या इंटरमीडिएट गुड्स जो वहाँ पे होते हैं वो भी डोमेस्टिक ट्रेड एरिया वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर EPZ। सो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड एरिया। इसके अलावा ब्लैंकेट फॉरेन एक्सचेंज सैंक्शन फॉर बिजनेस ट्रिप्स अब्रॉड। ठीक है, अगर कोई बिजनेस ट्रिप्स है जो कि वहाँ जो कि उस EPZ के एम्प्लॉयज़ बाहर कर रहे हैं, ठीक, उसके लिए उनको ब्लैंकेट फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का एक तरीके से यू कैन से कवर मिलता है वहाँ पे। जैसे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से कोई बाहर जाता है एंड ही नीड्स से $10,000, $10,000 उसको खर्च करने के लिए बाहर के लिए चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा मनी वहाँ मिल जाता है, इट मे बी $12,000 to $13,000, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा 2 और 3,000 होगा उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। नेक्स्ट विल बी रिपैट्रिएशन ऑफ द कैपिटल अप टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। नाउ रिपैट्रिएशन क्या होता है? रिपैट्रिएशन होता है कि अपने किसी पैसे को आप जब वापस लेके आते हैं अपनी कंट्री में, दैट इज रिपैट्रिएशन। इसको हम रिफंड भी कह सकते हैं, लेकिन रिफंड कोई और करता है, बट रिपैट्रिएशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। सो रिपैट्रिएशन क्या होता है? इट इज़ द ब्रिंगिंग योर ओन कैपिटल टू योर होम कंट्री। अपने होम कंट्री में आप वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था आप उतना ही कैपिटल अपने पूरी कंट्री में ला सकते हैं। जैसे अगर इंडियन कोई पर्सन है, अगर वो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है बाहर इन द फॉर्म ऑफ EPZ, सो जब उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो पूरा 200 करोड़ जो है अपनी कंट्री में वापस ला सकता है, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक इंसेंटिव पैकेजेस या इंसेंटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू EPZ। यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू टेक सम डिफरेंट टॉपिक सच एज SEZ और EOU, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।